योगा विद प्रदीप सिंह के 16वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ नए आसन प्रैक्टिस करेंगे और ये आसन हिस्सा है सीरीज ऑफ बेसिक आसन्स के। जब आप लोगों ने ये सीरीज ऑफ आसन के बेसिक आसन्स को देखा होगा या फिर आप में से कुछ लोगों ने इनको प्रैक्टिस करना भी शुरू किया होगा, तो शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आसन तो बहुत आसान है। क्या इतने आसान आसन्स को करके शरीर को बेहतर फ़ायदा होगा या कुछ अच्छा फ़ायदा होगा? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आसन्स बेसिक लेवल के हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर एडवांस लेवल के हैं, इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस आसन को, उस पर्टिकुलर आसन को आप कर कैसे रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के आसन्स या फिर एडवांस लेवल के आसन्स करें और आपको उन आसन्स की बारीकियों की जानकारी नहीं है कि उन आसन्स को एग्ज़ैक्टली किया कैसे जाना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो किस बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, उससे शरीर को क्या फ़ायदा होगा या फिर आपकी बॉडी की कंपोज़िशन के हिसाब से वो आसन आपको फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा, या फिर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुज़र रहे हैं और उस मेडिकल कंडीशन में वो आसन कर रहे हैं, तो क्या वो आसन फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। जब तक आपको इतनी प्रिसाइज़ और इतनी क्लियर नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आप कर लीजिए कितने भी एडवांस लेवल के आसन करने हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। हाँ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, थोड़ा स्टैमिना बढ़ सकता है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, बट ये वैसा ही होगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये करेंगे कि आप आसन्स की डिटेलिंग को समझेंगे, आसन्स के प्रोज़ एंड कॉन्स को समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे और उसको समझते हुए एक बहुत ही प्रिसाइज़ अप्रोच रखेंगे और बहुत क्लियर अप्रोच के साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ आसन को करेंगे, तो फिर आप कितने भी बेसिक लेवल के आसन करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। तो ये वैसा ही होगा कि आपने एक छोटी-सी इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आए। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पे कि आप कितने अच्छे तरीके से आसन कर रहे हैं, कितने डिटेलिंग में उसको समझ रहे हैं। फिर चाहे आप बेसिक लेवल के आसन करें, इंटरमीडिएट लेवल के आसन करें और एडवांस लेवल के आसन करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बारीकियों पे, डिटेलिंग पे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पे। अब जब किसी अच्छे घर की फाउंडेशन आपको बनानी है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है कि वो घर सालों-सालों तक टिका रहे, तो फिर उसकी फाउंडेशन में अच्छा खासा सामान लगेगा, अच्छी खासी सामग्री लगेगी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उतना अच्छी फाउंडेशन बनेगी और उतना अच्छा घर उसपे बिल्डअप होके आएगा। और जितना आप कामचोरी करेंगे फिर उतना ही आगे जाके आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मेरी थियरी तो क्लियर है कि बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाए और आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी बेसिक आसन्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके। जितने अच्छे से आप बेसिक आसन्स को प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरी बात पे यकीन मानिए, आने वाले टाइम पे यही आसन्स आपके लिए इंटरमीडिएट लेवल के आसन्स करने में फाउंडेशन का काम करेंगे, बेस का काम करेंगे और यही आसन आपको एडवांस लेवल पे ले जाएँगे। और आप ये देखिएगा जब आप इन आसन्स को करते जाएँगे और अच्छे से इन आसन्स को समझेंगे, योगा की थ्योरी को समझेंगे, तो आप जब तक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचेंगे तब तक आपका शरीर इतना अच्छे से तैयार हो चुका होगा कि आधे से ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल के आसन्स तो आपके एफर्टलेसली हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? क्योंकि आप ऑलरेडी बेसिक आसन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करके, प्रिपरेशन करके आए हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल के आसन्स आपके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड होंगे, कम एनर्जी और ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। कम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिटर्न्स। फिर जब आप इंटरमीडिएट लेवल के आसन्स की थ्योरी को समझेंगे, उसके प्रिपरेशन समझेंगे, उसकी अलग प्रिपरेशन होती है, वो जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएँगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखेंगे जब तक आप एडवांस लेवल पे जाएँगे तब तक आपके एडवांस लेवल के आसन्स भी बड़े अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे। आधे से ज़्यादा एडवांस लेवल के आसन्स आप एफर्टलेसली कर लेंगे।
तो चीज़ें कुछ ऐसे काम करती है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन शायद कुछ ऐसे काम करता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई जल्दीबाज़ी में है, तो वो जल्दीबाज़ी का काम तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बड़े आराम से और बहुत डिटेलिंग से काम हो रहा है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के आसन की सीरीज़ और इन आसन को अच्छे से समझते हैं और इनके फ़ायदे उठाते हैं। आइए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो आसन हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है कोण आसन। कोण मतलब अंग्रेज़ी में एंगल और आसन मतलब पोज़। सो अंग्रेज़ी में इसको एंगल पोज़ बोलते हैं। तो कोण क्या होता है? ये मैथमेटिक्स का टर्म है। कोण मतलब होता है जहाँ पे 2 सीधी रेखाएँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं कोण। तो अगर दोनों रेखाएँ 30 डिग्री के एंगल पे क्रॉस कर रही हैं तो वो हो जाएगा आपका न्यून कोण और अगर 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करें तो समकोण और अगर 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण। तो ये गणित में ये टर्म यूज़ होते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के ये आसन को हम आज परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये आसन स्टैंडिंग पोज़ीशन में परफ़ॉर्म किया जाता है। तो पहले आप क्या करिएगा, अपनी मैट के सेंटर पे खड़े हो जाइएगा। उसके बाद धीरे-धीरे दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ाएँगे और कितना गैप होना चाहिए आपके दोनों पैरों के बीच में? देखिए जब भी ना वाइड रेंज का गैप करना होगा आपको अपने पैरों के बीच में, तो आप क्या करना, दोनों हाथ साइड वाइज़ ले लीजिएगा स्ट्रेट लाइन पे और फिर आपको क्या देखना है जब आपके दोनों हाथ साइड वाइज़ स्ट्रेट लाइन पे हैं शोल्डर्स के, तो आपके दोनों एल्बोज़ के बीच का गैप जितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही गैप आपके घुटनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉप करूँ तो ये घुटने को टच होना चाहिए और अगर यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉप करूँ तो इधर वाले घुटने को टच होना चाहिए। तो इस तरीके से एक आइडिया लगा के मैं गैप क्रिएट करूँगा दोनों पैरों के बीच में। तो ये है मेरा पोजीशन जहाँ से मैं कोण आसन को शुरू करूँगा। इसको समस्थिति बोलते हैं। अगर आपने सीरीज़ ऑफ आसन्स के वीडियो रेगुलर देखे होंगे तो आपने देखा होगा ये आसन हम ऑलरेडी परफ़ॉर्म कर चुके हैं। तो ये हम आ गए समस्थिति पे, पोस्चर ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से शुरू होगा आपका कोण आसन। तो आपको क्या करना है, कोण आसन 2 साइड से किया जाता है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। आप चाहें तो लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप राइट वाले हाथ को देखेंगे और धीरे-धीरे अपनी लोअर बैक को फ्लेक्स करते हुए राइट वाले हाथ को नीचे की ओर ले जाएँगे और जहाँ पे वो ईज़िली आपके पैर से टच हो जाए वहाँ पे उसको रोकेंगे और फिर धीरे-धीरे ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये हाथ थोड़ा इस वाले हाथ के अलाइनमेंट से ऑफ है, मतलब पीछे है। तो इसको इस वाले हाथ के अलाइनमेंट पे लाने की कोशिश करेंगे और फिर इस वाले हाथ से उस वाले हाथ तक एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो ये फाइनल पोजीशन है कोण आसन की। आप चाहें तो नीचे वाले हाथ को देख सकते हैं, आप चाहें तो सामने देख सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर वाले हाथ को देख सकते हैं। थोड़ी देर स्टे करिए, फिर धीरे-धीरे वापस आइए। वापस आते समय आप जिस हाथ से आप शुरू करें उसी को देखें। फिर सामने देखें। अगर आपको लगे कि थोड़ा जो सेंटर पोजीशन है वो उसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लीजिए। आपको लगता है गैप ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। तो चलिए लेफ्ट वाले हाथ को देखते हैं। धीरे-धीरे लोअर बैक को फ्लेक्स करते हैं। इस हाथ को ईज़िली टच करते हैं पैर पे। जैसे ये टच हुआ हल्का सा वेट डालते हैं इस पे। फिर ऊपर वाले हाथ को देखते हैं, ये अलाइनमेंट से पीछे है, तो इसको अलाइनमेंट में लाते हैं। दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन बनाने चाहिए और जब दोनों हाथ स्ट्रेट लाइन बना दें, या तो आप नीचे वाले हाथ को देखें या सामने देखें या फिर ऊपर देखें। और फिर धीरे से जब आपको अच्छा खासा स्ट्रेच मिल जाए, तो धीरे-धीरे वापस आएँगे और सामने देखेंगे, हाथों को ड्रॉप करेंगे और सेंटर पोजीशन से वापस स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएँगे।
वेरी सिंपल। ये था आपका कोण आसन। देखिए, इसी आसन को थोड़ा मैंने तरीके से किया, थोड़ा रुक-रुक के किया तो मेरी खुद की ब्रीदिंग जो है फ़ास्ट हो गई। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो बेसिक आसन है इनको करना बड़ा आसान है और इनसे क्या ही फ़ायदा होगा, तो ज़रा करके देखिए इनको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा इनके कितने फ़ायदे होंगे और कैसे यही आसन आपको एडवांस लेवल के लिए ले जाएँगे। आपको पता है, अगर आप रेगुलर कोण आसन को प्रैक्टिस करेंगे, तो यही आसन आपको त्रिकोण आसन के लिए प्रिपेयर करेगा, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का आसन है। त्रिकोण आसन कैसा होता है? याद आया आप लोगों को? ये त्रिकोण आसन है। तो यही आसन रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको त्रिकोण आसन के लिए रेडी करेगा। प्लीज़ इसको अभी मत करिएगा अगर आप बिगिनर्स लेवल पे हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल का आसन है, ये बाद में करेंगे। अच्छे से उसको भी समझेंगे पूरा कि कैसे वो किया जाता है। तो बेसिक आसन फाउंडेशन बनाएँगे आपकी। प्लीज़ बड़े दिल से करिए इनको, बहुत मज़ा आएगा, बड़े आसान है, डैमेज कुछ है नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम रिटर्न्स। अब जाते हैं कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट क्या होते हैं? जहाँ से हमारा ये पैर हमारे टॉर्सो से जुड़ा होता है, ये जॉइंट। फीमर जो है, जो थाई की बोन है, वो आपके पेल्विक फ्लोर से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हिप जॉइंट। ये 2, तो हमारी बॉडी में 2 हिप जॉइंट है। आपको लगता है कि आपका ना ये एरिया थोड़ा स्टिफ है, आप ये जो पैरों का गैप है ज़्यादा नहीं कर सकते, वाइड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ कोई ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने में भी कोण आसन कर सकते हैं। बस इतने में रहते हुए भी फ्लेक्स करें, ये भी कोण आसन है। कोई इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपका गैप ज़्यादा नहीं है, आप स्पाइन को ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ जितनी आपकी बॉडी की प्रेज़ेंट में जो कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जितना अच्छा आप कर सकते हो उतना करिए। प्रैक्टिस करते-करते, करते-करते पैर भी एक दिन ओपन होने लगेंगे, कमर भी फ्लेक्स होने लगेगी और ये जो कोण आसन है, ये भी अच्छा होने लगेगा। ठीक है? तो पहला, जिन लोग के हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट है, अगर उनको लगता है वो ज़्यादा गैप नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने पैरों को ट्रबल मत करिए, ईज़ी रखिए, गैप कम करके, इतना करके भी त्रिकोणासन कर सकते हैं। बस जो शोल्डर की वेड्थ के बराबर गैप है, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इतने स्टिफ किसी के जॉइंट्स नहीं होते हैं कि आप शोल्डर की वेड्थ के बराबर भी अपने पैरों को ओपन ना कर सकें। इतना स्टिफ कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो पहला। दूसरा, किसी का लंबर एरिया स्टिफ होगा, ये लोअर बैक। अगर आपको लगता है कि आपका रेंज ऑफ मोशन तो पैरों का ठीक है, बट आपकी लोअर बैक स्टिफ है, तो यहाँ पर भी ईज़ी, आपने गैप बढ़ाया, इतना फ्लेक्स हो रहा है, बस इतने में ही ईज़ी, ईज़ी कोणासन आपके लिए ये है। आप नहीं जा पा रहे हैं ज़्यादा, मत जाइए, लीजिए, इतना ही फ्लेक्स कीजिए। मेन तो है कि जो बॉडी पार्ट के लिए किया जा रहा है, उस बॉडी पार्ट को हल्का सा चैलेंज कर दीजिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करते करते वो बॉडी पार्ट फ्लेक्स होने लगेगा और एक दिन वो नीचे तक फ्लेक्सिबल होने लगेगा, बट उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है? तो अगर आपकी स्पाइन स्टिफ है तो प्लीज़ उसको भी ताकत मत लगाइए, पहले इजी इजी करिए, जितना जा रही है बॉडी उतना ही भेजिए। फिर आता है थर्ड पॉइंट, शोल्डर। अब आपको लगता है आपके हिप जॉइंट भी अच्छे हैं, आपकी बैक भी अच्छी है, आप पूरा नीचे गए, बट आपने जब देखा कि जब नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को अलाइन करना है, तो आपका ये शोल्डर ना पेन कर रहा है, स्टिफ हो रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकत लगा के उसको पूरा स्ट्रेच करें, जी नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा बॉडी का वेट इस हाथ पे डाल दीजिए ऐसे और इस हाथ पे फोकस, इसको हल्का ऐसे फ्लेक्स कीजिए। फ्लेक्स किया, रिलीज़ किया, फ्लेक्स किया, रिलीज़ किया, ऐसे करके धीरे-धीरे शोल्डर को खोलिए। फिर इधर भी देखिए, पूरा वेट डालिए, देखा कि नहीं आ रहा? फ्लेक्स किया, रिलीज़ किया, फ्लेक्स किया, रिलीज़ किया। ऐसा करने से आपकी स्पाइन भी खुलेगी। धीरे-धीरे आप अपने आप ऑटोमैटिकली एक दिन वो आ जाएगा। एक दिन वो स्ट्रेट आ जाएँगे दोनों। ठीक है? इसको फिजियो योगा बोलते हैं। जहाँ पे अगर कोई बॉडी पार्ट लॉक हो रहा है तो आप ईज़ी अप्रोच रख के बार-बार रिपिटेशन करके, प्रेशर बिल्ड अप करके, रिलैक्स करके, बिल्ड अप करके, रिलैक्स करके उस पार्ट को खोलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आपको कोणासन करना है। ठीक है, स्टिफ हिप जॉइंट है, स्टिफ बैक है, स्टिफ शोल्डर्स हैं, तो आपको कैसे अप्रोच रखनी है, बहुत ही ईज़ी, इस तरीके से आपको करना है। तो यही 3 जो मेन बॉडी पार्ट है, यही आपको ट्रबल करेंगे, अदरवाइज़ ये ईज़िली हो जाना चाहिए कोणासन आपसे। इसके अलावा घुटनों में दर्द है,
बहुत टाइम से घुटनों में दर्द है, लंबे पीरियड से घुटनों में दर्द चल रहा है, तो ऐसे में आप प्लीज़ पहले डॉक्टर से चेक करवाइए। अगर लग रहा है कि डॉक्टर बोलता है नहीं, थोड़ा-सा वर्कआउट करिए, ठीक हो जाएगा, तो ट्राई करिए। उसमें भी वेट शिफ्टिंग का ध्यान दीजिए। 1 मिनट। हाँ, उसमें भी वेट शिफ्टिंग का ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें वेट डाल के इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के नी पेन से इजात पाया जा सकता है तो करिए। लेकिन आपको लगे कि नहीं ये पेन को ट्रिगर करेगा तो अवॉइड करिए, ठीक है? एड़ियों का दर्द, घुटनों का दर्द, बैक का पेन हो तो इसको मत करिए। फ्रोज़न शोल्डर है, ऑलरेडी पेन कर रहा है। हाँ, बॉडी में ऑलरेडी अगर पेन है, तो फिर आपको आसन करने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में पेन है, अगर आप कोई आसन करेंगे तो वो पेन बढ़ेगा, ठीक है? हाँ, वो पेन कम करने के लिए अगर आपको योगा करना है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए आपको क्या ध्यान देना है आसन करते समय। अब आएँगे इसके फ़ायदों पे। देखिए, इसका नाम क्या है? कोण आसन। तो सबसे पहले इसके नाम के हिसाब से जाते हैं और देखते हैं शरीर के किन-किन हिस्सों को फ़ायदा होगा, क्या-क्या फ़ायदा होगा। तो कोण आसन क्या होता है? जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कोण आसन। तो यहाँ पे पहला कोण कौन-सा बन रहा है? पहला एंगल कौन-सा बन रहा है? मेरे दोनों पैरों के मदद से यहाँ पे सेंटर पार्ट ऑफ माय बॉडी। देखिए, अगर आप मेरे दोनों पैरों को स्ट्रेट लाइन मान लें, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो इधर पे हमारी बॉडी के कौन-कौन से हिस्से हैं? पहला है हिप जॉइंट। तो जब आप रेगुलर बेस पे कोणासन करेंगे, पैरों के रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएँगे, तो आपके हिप जॉइंट अगर स्टिफ है, तो वो फ्लेक्सिबल होने लगेंगे, उनकी मूवेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो इससे क्या होगा? आपके पैरों का रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। रेंज ऑफ मोशन बढ़ने से क्या होगा? वॉक अच्छी होगी। रनिंग करते हैं तो रनिंग अच्छी होगी। आपका पैरों पे खड़े होके काम करने वाला अगर व्यवसाय है, आपका काम ऐसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडिंग पोज़ीशन पे रहना पड़ता है, तो आपके दोनों पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँगे। एथलीट हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी की सिमेट्री को अच्छा करेगा, लेफ्ट एंड राइट पैरों के आपस में सिंक को अच्छा करेगा ये, ठीक है? पहला फ़ायदा। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे जेनिटल ऑर्गन है, ठीक है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो प्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड 2 सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो मेन में आती है यूरिनरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है एक सर्टेन एज के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से बुज़ुर्ग जो हैं, जो कि 70 से ऊपर 75 से ऊपर उनको यूरिन लीक हो जाता है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि वो यूरिन को होल्ड कर पाए। तो बहुत से बुजुर्गों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, वो पैंट में ही पेशाब कर देते हैं या बिस्तर में ही पेशाब हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम भविष्य में आपको नहीं आएगी अगर आप कोण आसन जैसे आसनों को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक को प्रॉपर कर देगा, फंक्शन इसकी प्रॉपर कर देगा। कैसे? वहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करके। एक तो ये हो गया। वुमेन में एक कॉमन प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। तो मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो मासिक धर्म है वो रेगुलर नहीं रहते। तो इसको कोण आसन को करने से रेगुलर आपको आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में, और अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई इश्यू है तो उसको डील करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो वुमेन प्रेग्नेंट है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, वो अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर तक तो इस आसन को फ्रीली कर लेना चाहिए, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाई की है प्री प्रेगनेंसी की। थर्ड ट्राइमेस्टर से ये डिपेंड करता है कि बेबी की कंडीशन क्या है अंदर, और आप एज़ अ मदर किन-किन प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, तो उस पे डिसाइड करेगा कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीने से 8वें और 9वें महीने से ये कर सकती हैं या नहीं। अदरवाइज़ फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी आप इसको करेंगे तो आपके ये इन मसल्स को एब्डोमिनल मसल्स के आस-पास की एरिया को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा। तो प्रेगनेंसी में भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। खाली इतना सा देखिए अभी। अब आते हैं हम दूसरे एंगल पे, दूसरा एंगल ढूँढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड वाइज़ स्ट्रेच करेंगे ना, तो एक दूसरा एंगल बनेगा ये, आपके हाथ और आपके टॉर्सो के बीच में, और ये बन रहा है राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो जब भी आप अपने हाथों को ऐसे उठाएँगे, इस लेवल तक उठाएँगे, तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो है हमारे टॉर्सो का, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल एरिया। तो यहाँ पे हमारी इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, हमारे यहाँ पे रिब केज होती हैं। तो जब हाथ ड्रॉप रहता है ना, तो ये देखिए इंटरकॉस्टल मसल जो आपकी है थोड़ा दबी हुई है। रिब केज जो है उसके ऊपर हाथों का एक शैडो, हाथों का एक वेट है। तो जब आप हाथों को उठा देते हैं, तो ये थोड़ा यहाँ पर से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है।
तो जब यहाँ से प्रेशर रिलीज़ होता है तो क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल का एक्सपेंशन अच्छा हो जाता है, ये अच्छे से फैल सकती हैं और उसके साथ-साथ रिब केज भी फैल सकते हैं। तो जब आप इंटरकॉस्टल मसल को अच्छे से फैला पाएँगे, रिब केज को अच्छे से फैला पाएँगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके हार्ट और लंग्स है। तो क्या होगा, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी और लंग्स की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का इन्हेलेशन, जिसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, वो अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कोणासन का। अब आते हैं हम लोग तीसरे फ़ायदे पे। तो जब आप समस्थिति पे गए और उसके बाद आपने अपनी स्पाइन को फ्लेक्स किया, देखिए जब ऐसे आप बेंड कर रहे हैं, ये, तो आप ये बेंड कर रहे हैं लोअर बैक की मदद से। जितना आप लोअर बैक को फ्लेक्स करेंगे, उतना आपका कोणासन अच्छा होगा, उतना ये हाथ आपका धीरे-धीरे नीचे जाएगा। हालाँकि इसमें हाथ इससे नीचे नहीं जाने देना है आपको, क्योंकि इससे नीचे हाथ ले जाया जाता है त्रिकोण आसन में, ट्रायंगल पोज़। एंगल पोज़ में इतना ही जाता है हाथ, ठीक है? तो जब आप धीरे-धीरे अपनी स्पाइन को ऐसे फ्लेक्स करेंगे, तो ये हमारी बॉडी का सबसे स्टिफ एरिया होता है। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं, तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्राइमरी स्ट्रेचेज़ के बारे में बताया है, आप जाके देखिएगा वीडियो। तो मैंने उसमें बताया है कि योगा में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपनी लोअर बैक को कितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उतना फ्लेक्सिबल बनाइए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो आपकी अगर लोअर बैक स्टिफ है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो लोअर बैक जितनी आपकी फ्लेक्सिबल होगी, आपको अपने शरीर में उतनी लाइटनेस फ़ील होगी और उतना आपकी स्पाइन की फंक्शनिंग अच्छी होगी, ठीक है? तो जब आप लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और राइट साइड बेंड करेंगे, तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि आपका राइट बेंड ज़्यादा अच्छा है या फिर लेफ्ट बेंड अच्छा है। अगर आपको लगे कि राइट बेंड तो अच्छा, लेफ्ट बेंड तो अच्छा हो रहा है, राइट साइड बेंड अच्छा नहीं है, तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने राइट और लेफ्ट बैंड में भी सिंक बैठाएँगे, तो जिससे आपकी जो बॉडी की सिंक्रोनाइज़ेशन है वो भी अच्छी होगी और लेफ्ट साइड बैंड और राइट साइड बैंड प्रॉपर होगा, तो आपकी स्पाइन की फंक्शनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा क्या है, तीसरा जो एंगल हम बना रहे हैं कमर के पास, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबल बनेगी, लोअर बैक में अगर स्टिफनेस है, तो स्टिफनेस हटेगी और याद रखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया के फंक्शन को और ज़्यादा अच्छा कर देती है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही यही है कि उस एरिया में ब्लड और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सप्लाई हो रहे हैं। तो ये है आपके कोणासन के कुछ फ़ायदे। एक और लास्ट पॉइंट, जब आप फाइनल पोज़ीशन पे जाएँगे तो हेड की पोज़ीशन देखिए, मैंने बोला था या तो आप हेड नीचे कर सकते हैं, तो जब आप हेड नीचे करेंगे तो जो हेड का वेट है, हेड का वेट कितना होता है? 5 केजी के आस-पास, 11 पाउंड्स इन एवरेज ह्यूमन हेड का वेट होता है। कम और ज़्यादा हो सकता है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो मान लिया आपने हेड नीचे किया है, तो हल्का-सा ये जो मसल है नेक की वो स्ट्रेच होगी। मान लिया आपने हेड सामने किया, तो पूरी नेक की एंगेजमेंट अच्छी आएगी, ठीक है? और सर्वाइकल पे अच्छा खासा प्रेशर आएगा, तो सर्वाइकल एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। नेक वन ऑफ द वीकेस्ट एरिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा आपका, ठीक है? और अगर आप ऊपर करेंगे तो आपका ये साइड की मसल पे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। तो जब नीचे करेंगे तो नेक का ये एरिया, सामने करेंगे तो पूरी नेक का एंगेजमेंट, ऊपर करेंगे तो ये नेक का राइट वाला एरिया, यानी कि राइट साइड ड्रॉप करेंगे, ऊपर देखेंगे तो राइट एरिया, लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे, ऊपर देखेंगे तो लेफ्ट एरिया, सामने देखेंगे तो सर्वाइकल और पूरा नेक। तो इससे आपके नेक के आसपास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको रिपीटेशियस नेक स्प्रेन आते हैं, सर्विकोजेनिक हेडेक सर्वाइकल की वजह से होता है, ये प्रॉब्लम, और हेड आपको लगता है सिर दर्द हो रहा है तो आप सिर का इलाज करने जाते हैं, पता चला वो सर्वाइकल की आसपास कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्विकोजेनिक हेडेक। और एक और होता है सर्विकोजेनिक वर्टिगो, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आप हेड के वेट को नेक के थ्रू होल्ड करते हैं और बार-बार ऐसी चीज़ें करते हैं तो नेक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो नेक जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ये सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, सर्वाइकल आर्थराइटिस हो गया, सर्विकोजेनिक हेडेक हो गया, सर्विकोजेनिक वर्टिगो हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, नेक स्प्रेन नहीं आएगा, नेक की मसल भी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो लड़कों में जितनी, मेन में जितनी नेक स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, नेक जितनी मस्कुलर लगेगी, उतना आप मैनली लगेंगे। तो ये आपको एक तरीके से थोड़ा टफ दिखाने में भी हेल्प करेगा। तो ये फ़ायदे हैं हेड की प्लेसमेंट करके। तो एक आसन जो आपको सिंपल दिख रहा है, जब बॉडी उसको एक्सपीरियंस करती है, उसके बहुत सारे मैजिकल फ़ायदे होते हैं। तो ये था आपका कोणासन। तो इसके फ़ायदे हमने डिस्कस कर लिए, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपको लगे आपकी बॉडी में कोई मेडिकल कंडीशन है, आपके डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है और आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो क्वेश्चन मुझे ड्रॉप कर सकते हैं।
उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा कि क्या उस मेडिकल कंडीशन के साथ आप कौन आसन कर सकते हैं और यही कौन आसन आपको एक दिन त्रिकोण आसन के लिए अननोइंगली रेडी कर देगा। ये और त्रिकोणासन ये वाला ट्रायंगल पोज ये है इंटरमीडिएट लेवल का आसन। मैंने क्या बोला है आपको, जितना आप बेसिक आसन को अच्छा करते जाएँगे, आप जब इंटरमीडिएट लेवल तक जाएँगे अननोइंगली आपकी बॉडी बिना किसी एनर्जी के रेडी हो जाएगी तब तक। ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आसन पे।